नमस्कार, आप देख रहे हैं इकोनॉमी टुडे। तो बात करते हैं अगर शेयर बाजार के आज के दिन की, तो आज मंथली एक्सपायरी के दिन जोरदार एक्शन देखने को मिल सकता है, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी की हल्की गिरावट के साथ हुई है शुरुआत। 21,000 के लेवल से वो थोड़ा नीचे फिसल गया है। एशिया और अमेरिकी बाजारों में भी मिला जुला कारोबार देखने को मिल रहा है। कल के सेशन की बात करें तो 600 अंक से ज्यादा चढ़कर 71,060 पर बंद हुआ था भारतीय शेयर बाजार। यूएस में Q4 के जो आंकड़े हैं 2023 के और जीडीपी के जुड़े हुए, वो सामने आएंगे, हमने देखा, इसलिए नैस्डैक रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ और नतीजों के दम पर अन्य शेयर्स में भी एक्शन देखने को मिला। और भारतीय शेयर बाजारों में भी लगातार कंपनी अर्निंग्स के नतीजे सामने आ रहे हैं। इन सभी खबरों पर होगी बात। और आज से हमारा जो रनअप है बजट, यानी कि जो अंतरिम बजट 2024 है, उसके लिए भी शुरू हो गया है। लेकिन सबसे पहले रुक करते हैं आज की टॉप लाइन्स का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर को देंगे 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात। रेल, सड़क, तेल और गैस, शहरी विकास, आवास से जुड़ी अनेक परियोजनाएं करेंगे राष्ट्र को समर्पित। बुधवार को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई बड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। सरकार ने कोल गैसिफिकेशन का लक्ष्य किया निर्धारित, 8,500 करोड़ की दी अनुमति। एयर इंडिया पर डीजीसीए ने 1.1 करोड़ रुपए का लगाया जुर्माना। सेफ्टी नियमों के उल्लंघन पर हुई कार्रवाई। एयरलाइन का कहना है आदेश के खिलाफ करेंगे अपील और इससे नियामक के समक्ष उठाने का उनके पास है अधिकार। और सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन आज गिरावट के साथ खुले हैं भारतीय शेयर बाजार। कल का कारोबारी जो सेशन था वहां पर बढ़त के साथ बंद हुए थे सेंसेक्स और निफ्टी। तो इन तमाम खबरों पर रहेगी आज दिन भर हमारी नजर। और क्योंकि प्रमुख आर्थिक टॉप लाइन्स का हमने जिक्र किया है, तो उससे जुड़ी खबर ही हम आपको दिखा रहे हैं। ये तमाम वो खबरें हैं जिन पर रहेगी आज नजर। रुख पहली टॉप लाइन की जो खबर थी उसी से करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर का दौरा करने वाले हैं। प्रधानमंत्री बुलंदशहर में 19,100 करोड़ रुपए से अधिक की अनेक विकास परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये परियोजनाएं जो है वो रेल, सड़क, तेल और गैस, साथ ही साथ शहरी विकास और आवास जैसे अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित है। बुलंदशहर में प्रधानमंत्री डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर न्यू खुर्जा, न्यू रेवाड़ी के बीच डबल लाइन 173 किलोमीटर लंबे जो इलेक्ट्रिफाइड खंड है, उसे दोनों स्टेशन से मालगाड़ियां हैं उन्हें हरी झंडी दिखाकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राष्ट्र को समर्पित करने वाले हैं। प्रधानमंत्री मथुरा पलवल खंड और चिपियाना बुजुर्ग दादरी खंड को जोड़ने वाली चौथी लाइन भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये नई लाइनें राष्ट्रीय राजधानी की दक्षिणी, पश्चिमी और पूर्वी भारत तक का जो एक रेल कनेक्टिविटी नेटवर्क है उसमें सुधार करेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री इंडियन ऑयल की टुंडला गवारिया पाइपलाइन का भी उद्घाटन करने वाले हैं। करीब 700 करोड़ रुपए की लागत से बनी ये 255 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन परियोजना तय समय सीमा से ही काफी पहले पूरी हो गई है। प्रधानमंत्री ग्रेटर नोएडा में एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। 1,714 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये परियोजना है वो 747 एकड़ में फैली हुई है। तो ये तमाम परियोजनाएं लोकहित, राष्ट्र हित से जुड़ी हुई, जिन्हें देश को समर्पित किया जाएगा। बात करते हैं अब कैबिनेट के बड़े फैसलों की। तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कल हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई बड़े और अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार ने कोल गैसिफिकेशन का जो लक्ष्य है उसे निर्धारित किया है और कोल गैसिफिकेशन के लिए सरकार ने 8,500 करोड़ रुपए की अनुमति दी। उन्होंने ये भी बताया कि संबलपुर में कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट लगाया जाएगा। आइए सुनते हैं। कोल रिजर्व कितना है आज के दिन में, एज ऑन डेट, जब हम इसका रिव्यू किया तब पता चला अभी जो एक्सप्लोरेशन हो रहा है उसके अलावा इंडिया हैज़ गॉट अराउंड 361 बिलियन टन्स ऑफ द कोल प्रूवन रिजर्व। उसमें आधा भी हम माइनिंग करके बाहर निकालते हैं तो इट इज़ सफिशिएंट फॉर मोर देन 125 ईयर्स। 125 वर्ष से ज़्यादा जो रिजर्व
प्रूवन रिजर्व कोल है वो कोल हमारे पास अभी है। ऐसे तो 80% अभी जो कोयला उपयोग होता है वो बिजली उत्पादन के लिए होता है। तो इसके साथ ही साथ हमको एक तो कोल गैसिफिकेशन के लिए हमने इसीलिए नींव रखा है आज कि कोल के बिजली के साथ साथ जब गैसिफिकेशन होता है, एक तो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज दैट पोल्यूशन बहुत बड़ी मात्रा में कम होता है। तो किस तरह से प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए ये कैबिनेट का अहम फैसला। और अब बात रामनगरी अयोध्या से जुड़ी हुई। श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है उसके लिए अयोध्या धाम एक बड़ा अवसर बनने जा रहा है। आने वाले समय की बात करें तो उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संकल्प को पूरा करने में अयोध्या की बड़ी भूमिका होगी। आइए आपको समझाते हैं किस तरह से। तो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए अयोध्या धाम और श्री राम मंदिर मील का पत्थर साबित होगा। स्टॉक रिसर्च फर्म जेफरीज ने दावा किया कि वेटिकन सिटी और मक्का से कहीं अधिक अयोध्या में एक वर्ष के अंदर 5 करोड़ श्रद्धालु जो है उन्हें आने की उम्मीद है। रिपोर्ट में ये बात भी सामने आई कि उत्तर प्रदेश में राम मंदिर और अन्य पर्यटन गतिविधियों के कारण उत्तर प्रदेश को 2024-25 में 25,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त कर संग्रह होने की उम्मीद है। साथ ही साथ एसबीआई की रिपोर्ट में दावा किया गया कि पर्यटन में होने वाली वृद्धि से उत्तर प्रदेश को इस वर्ष करीबन 4 लाख करोड़ रुपए की आय होने की उम्मीद जताई गई है। तो देखिए कि कैसे जब हम पर्यटन को अध्यात्म से जोड़ते हैं, उस लिहाज से अयोध्या का ये नया युग है। आइए अब रुक करते हैं दुनिया भर के बाजारों का। तो सबसे पहले आपको लिए चलते हैं गिफ्ट निफ्टी की तरफ। शुरुआती लेवल्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पर गिफ्ट निफ्टी अपने ऊपरी स्तरों से फिसलता हुआ नजर आ रहा था। वही हाल हम यहाँ देख रहे हैं। 21,500 के लेवल पर गिफ्ट निफ्टी खुला था। गिफ्ट निफ्टी खुला था और हमने एक सपाट दायरे में कारोबार होता हुआ देखा। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर भी गिरावट साफ तौर पर नजर आ रही है। रुक अब करते हैं सेंसेक्स का। ये ओपनिंग स्तर है, यहाँ पर 71,022 का लेवल, 78 अंकों का दबाव। एक बहुत उथल पुथल भरा हफ्ता रहा जहां हमने 2 दिन यानी कि जो 2 कारोबारी सत्र थे उसमें भारी मात्रा में गिरावट देखी। अब निफ्टी किस ओर इशारा कर रहा है, यहाँ पर निफ्टी भी 21,422 का लेवल। हालांकि कंपनी अर्निंग्स का ये महीना है और जो नतीजे हैं वो भी मन माफिक आ रहे हैं। आप रुक करते हैं उन तमाम स्टॉक्स का जो स्टॉक्स बाजार को चीयर करने का काम करते हैं। देखिए बजाज ऑटो, कोल इंडिया, HDFC लाइफ, NTPC, अदानी पोर्ट्स आधे से 2% के आसपास ये बढ़त बनाने का काम कर रहे हैं। और कंपनी अर्निंग्स की अगर बात करें तो खास तौर पर HDFC का जो शेयर था उसकी वजह से बाजार में हम मान सकते हैं कि मजबूती दिखाई दी। लेकिन प्रॉफिट बुकिंग किन तमाम स्टॉक्स या फिर कहें सेक्टर्स पर हावी है। एक रुख करते हैं लूजर्स पैक का कि कहां पर दबाव देखा जा रहा है। देखिए टेक महिंद्रा, HCL टेक, भारती एयरटेल, 2 दिग्गज काउंटर, ब्लू चिप काउंटर IT इंडस्ट्री के। भारती एयरटेल में भी दबाव, टाटा स्टील और सिप्ला। टेक महिंद्रा की अगर बात की जाए तो किस तरह से ऑटो नंबर्स बाजार को प्रभावित करेंगे उसका भी असर स्टॉक पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब रुक करते हैं US के बाजारों का। यहाँ पर क्योंकि आज Q3 के जो आंकड़े हैं वो सामने आने वाले हैं, GDP के आंकड़े आने वाले हैं, तो यहाँ पर जो फ्यूचर्स का इशारा है, देखिए ये हम आपको हमेशा डाउ जोन्स फ्यूचर्स बताते हैं, ये तमाम जो आगे खुलने वाला है भारतीय ये अमेरिकी शेयर बाजार वहाँ पर बढ़त का अंदेशा यहाँ नज़र आ रहा है। तमाम कंपनी अर्निंग्स की अगर बात की जाए, टेस्ला की अगर बात की जाए, उसकी वजह से जो US के बाजार है वहाँ पर बढ़त देखी जा रही है। और अब GDP के आंकड़े आकर बाजार को किस तरह से एक नया रुख देते हैं उस पर हमारी नज़र रहेगी। यूरोपियन अगर बाज़ारों की बात की जाए तो FTSE CAC और DAX यानी क्योंकि जो अमेरिकी शेयर बाजार है वहाँ पर मजबूती है, उसका असर साफ तौर पर यूरोपियन बाज़ारों पर भी पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। बात अगर हम करें इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की और रुक करें एशियाई बाज़ारों का, तो चीन में इस वक्त IIP के जो डेटा आए वो मजबूत थे, लेकिन उसका एक मिला जुला रुख नज़र आ रहा है एशियाई बाज़ारों के सूचकांकों पर। जापानी बेंचमार्क निकाई में भी गिरावट है, हैंगसेंग बढ़त के साथ, कॉस्पी एक दायरे में कारोबार करता हुआ। रुख अब होगा
ब्रेंट क्रूड की तरफ। तो ब्रेंट क्रूड देखिए, यही इसी स्टूडियो से हमने $78 प्रति बैरल पर कारोबार करते हुए देखा। अब $80 के प्रति बैरल के आसपास कारोबार करता हुआ क्रूड नजर आ रहा है, क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशंस अभी कुछ शांत होती हुई दिख रही हैं, तो उसका असर आपको नजर आ रहा है ब्रेंट क्रूड पर। वक्त शुरू से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार कैसे हम आज शुरुआत करेंगे बजट 2024 जो कि अंतरिम बजट है उसकी, ये जानेंगे। आप जुड़े रहिए इकोनॉमी टुडे में इसे जानने के लिए। लेकिन ये पाइप चलेगा। फिनोलेक्स पाइप्स, पीढ़ियां बदलेंगी, पाइप नहीं। ये नया भारत है, कभी हंसता कभी हंसाता है, हिसाब का पक्का है। जियो पेपर प्राप्त हुई। इस भारत की अलग ही पहचान है। जुड़े नए भारत से, जियो भारत से। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। क्या चिंता आपकी परीक्षा की तैयारी में बाधा बन रही है और आप परिणामों के बारे में चिंतित हैं? टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद फिर का स्वागत। बात आज के फोकस से जुड़ी हुई। फोकस अंतरिम बजट 2024 पर, क्योंकि अंतरिम बजट के दस्तावेज छापने की प्रक्रिया कल परंपरागत जो हलवा रस्म है उसके साथ शुरू हुई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की उपस्थिति में नॉर्थ ब्लॉक में हलवा रस्म का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि बजट दस्तावेज छापने से पहले हलवा बनाने की जो परंपरा है वो लंबे समय से चली आ रही है। एक बड़ी कढ़ाई में हलवा तैयार किया जाता है और मंत्रालय के सभी कर्मचारियों के बीच उसे बांटा जाता है। इस मौके पर केंद्रीय वित्त मंत्री डॉक्टर भागवत कृष्ण राव कराड के साथ बजट बनाने और उसकी छपाई से जुड़े अधिकारी एवं कर्मचारी भी उपस्थित रहे। अब ये जो पूरी प्रक्रिया है, क्योंकि ये बेहद गोपनीय होती है और इस प्रक्रिया के काफ़ी जटिल होने के चलते एक हल्का माहौल बनाने के लिए देखिए मीठे से शुरुआत की जाती है। कोई भी शुभ कार्य हो उसकी शुरुआत मीठे से की जाती है और बजट बनाने की प्रक्रिया के दौरान देखिए सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी चाक चौबंद होती है। किसी भी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश वित्त मंत्रालय में नहीं होता। बजट बनाने में लगे कर्मचारी और अधिकारी किसी बाहरी व्यक्ति से मिल भी नहीं सकते। अंतरिम बजट 2024 इसका काउंटडाउन शुरू कर रहे हैं हम आज इकोनॉमी टुडे से। तो जैसा कि हम जानते हैं कि केंद्र सरकार जल्द ही बजट पेश करने के लिए तैयार है, यानी 1 फरवरी 2024 को बजट पेश किया जाएगा। मगर इस बार का जो बजट है वो अंतरिम बजट होगा, क्योंकि इस साल में आम चुनाव होने वाले हैं और अब सवाल उठता है कि अंतरिम बजट आखिर है क्या। आपको बताते हैं, ये सालाना बजट से अलग होता है। वित्तीय वर्ष के शुरुआती महीनों को कवर करने के लिए ये एक छोटा बजट है, उस लिहाज से बनाया जाता है। तो वित्तीय वर्ष के जो अंतरिम बजट की अगर बात की है तो सरकार की जो आय यानी जो उसको आय है और वह यानी खर्च का रूपरेखा जो है वो तैयार की जाती है। इस बजट से चुनाव के बाद नई सरकार के गठन तक खर्चों को आसानी से मैनेज करना बेहद आसान हो जाता है। सरकार का कार्यकाल समाप्त होने और चुनाव नजदीक होने पर ये अंतरिम बजट जो है वो पेश किया जाता है, क्योंकि नई सरकार के गठन तक सरकारी खर्च और संचालन जारी रखने के लिए अंतरिम बजट जरूरी है और चुनाव के बाद पूरा बजट पेश होने से पहले भी अंतरिम बजट जरूरी माना जाता है। तो ये है अंतरिम बजट की व्याख्या जो हमने आपके लिए की है। लेकिन अगर आम बजट की बात करें तो ये पूरे साल का बजट है और पूरे वित्तीय वर्ष को कवर करता है। इसमें अब देखिए क्या क्या है, इसमें रेवेन्यू है, साथ ही साथ व्यय है, नीतिगत पहल है, आर्थिक अनुमान, कर के प्रस्ताव यानी जो टैक्स होता है, टैक्स का पार्ट होता है, और अन्य वित्तीय खर्चों को जगह दी जाती है। और आम बजट जो है वो सरकार में अपने वित्तीय आर्थिक एजेंडे की रूपरेखा की तैयारी की जाती है। और इसी खबर पर बात करने के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिशिर सिन्हा साहब जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार हैं। शिशिर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपसे तो लगातार कई बार बजट पर चर्चा हुई है, लेकिन हम अपने दर्शकों के लिए, क्योंकि आज से ये अंतरिम बजट 2024 का रनअप चला रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप भी ये जानकारी दें कि आखिर अंतरिम बजट और पूर्णकालिक बजट में
जो एक सबसे बेसिक फर्क है जिससे कि आम जनता समझ पाए, वो क्या होता है? आंचल, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि अंतरिम बजट जो सरकार है उसके ऊपर कोई बाध्यता नहीं देती कि वो पूर्ण बजट की रूपरेखा उसमें पेश करे। इसके लिए तीन बातें महत्वपूर्ण होती हैं। पहला ये कि क्या अंतरिम बजट पेश करने के दिन सरकार के पास पूर्ण बहुमत है। दूसरा, क्या उसे सदन का विश्वास हासिल है। और तीसरा, क्या चुनाव की घोषणा हो चुकी है। अगर ये तीन शर्तें अगर पूरी कर रही हैं तो सरकार अंतरिम बजट में भी पूर्ण बजट की सारी चीजें ला सकती है, उसमें कोई रोक नहीं होता है। तो यहां पर बात होती है नियम और मान्यता की। जी। नियम ये कहता है कि सरकार अंतरिम बजट में भी वो सारी घोषणाएं कर सकती है जो पूर्ण बजट में की जानी चाहिए। मान्यता ये कहती है कि आप अंतरिम बजट में ना करें। अब दूसरी बात यहां पर महत्वपूर्ण है कि अंतरिम बजट में अगर आप 2014 और 2019 का देखें, 2014 जिसे उस समय के वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने पेश किया था और 2019 जिसे उस समय के कार्यवाहक वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने पेश किया था, दोनों ही अंतरिम बजट में कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई थी। जैसे ओआरओपी की घोषणा की गई थी 2014 में और 2019 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की। तो इसलिए 1 फरवरी को जो अंतरिम बजट आने वाला है उसमें भी कुछ घोषणाएं हो जाए तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। शिशिर जी, ऐसा भी माना जा रहा है कि सामाजिक सरोकार से जुड़ी हुई जो योजनाएं हैं उनका जो खर्च का आवंटन है उसको बढ़ाने की बात हो सकती है, जिसमें आयुष्मान योजना है जुड़ी हुई। साथ ही साथ हम प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना की बात करते हैं, क्योंकि इस तरह की योजनाएं जो हैं उसके खर्च का जो आवंटन है वो ये तय करता है कि जो ये तमाम लोग जिन्हें हमें मुख्य धारा में जोड़ना है उनके प्रति सरकार की जो प्रतिबद्धता है वो कितनी महत्वपूर्ण है। निश्चित तौर पर आंचल, देखिए, चाहे कोई भी सामाजिक सरोकार की योजनाएं हो, जो योजनाओं का आपने जिक्र किया, आयुष्मान भारत हो या फिर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, इसके साथ साथ असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के पेंशन की योजना को देख लें, या फिर हम बात कर लें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की बात कर लें, इन सभी योजनाओं में आवंटन बढ़ने की उम्मीद है। और ये भी उम्मीद की जा रही है कि शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में, जिस पर हमेशा से ये आलोचना होती रही है कि जितना खर्च किया जाना चाहिए वो नहीं हो रहा है, वहां पर भी आवंटन बढ़ने की हम लोग उम्मीद लगा रहे हैं। तो देखिए, इस साल अगर अंतरिम बजट में ये कहें कि बहुत कुछ नहीं होने वाला है, शायद थोड़ा गलत होगा। बहुत कुछ देखने को मिलेगा और सबसे ज्यादा नजर इसी बात पर होगी कि सामाजिक सरोकार की योजनाओं पर या सामाजिक कल्याण की योजनाओं पर सरकार किस तरीके से खर्च करती है। याद रहे कि बजट के बाद चुनाव की घोषणा होने वाली है, तो राजनीतिक दल जो है ऐसा ना करें, ये हो नहीं सकता। अच्छा, एक चीज़ और भी है कि जब भी हम अंतरिम बजट की बात करते हैं तो जिस तरह से जो यहाँ पर वादा किया जाता है, कोशिश ये होती है कि उसे पूर्णकालिक बजट में प्रस्तावित तौर पर कैसे देश के सामने रखा जाए। ऐसे में रक्षा यानी डिफेंस की हम बात करें, जिसमें लगातार हमने बजट में बढ़ोतरी होती हुई देखी है, ये एक ऐसा सेक्टर है जिस पर सबकी निगाहें होती हैं क्योंकि ये सीधे तौर पर भारत की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। उस लिहाज से आपको क्या उम्मीदें हैं इस सेक्टर को लेकर अंतरिम बजट 2024 में? आंचल, उसके पहले एक छोटी सी बात मैं जोड़ना चाहूंगा कि अंतरिम बजट और लेखानुदान, ये दो शब्द ऐसे हैं जो हमेशा आते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि लेखानुदान आने वाला है। देखिए, लेखानुदान केवल और केवल व्यय से जुड़ा हुआ है और अंतरिम बजट आय और व्यय दोनों से जुड़ा हुआ है। तो ये अंतर एक स्पष्ट करना जरूरी था। दूसरी बात, रक्षा क्षेत्र की जहां तक बात है, देखिए, निश्चित तौर पर हर वर्ष हमने उसमें बढ़ोतरी होते हुए देखी है और अभी की जिस समय से जरूरत है सामरिक महत्व के लिहाज से, रणनीतिक महत्व के लिहाज से और जिस तरह से सीमा पर जो स्थितियां रही हैं, उसको देखते हुए रक्षा पे खर्च तो बढ़ेगा ही। एक बात जो मुझे ज्यादा लगता है कि शोध और विकास पर, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, और इसके अलावा जिसे कहते हैं कि अपने देश में ही ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो, जो आत्मनिर्भर भारत की एक जो बड़ी सोच है, उसके लिए किस तरह से प्रावधान किया जा सकता है पीएलआई स्कीम के जरिए, वो ये दो बातें हम इस बजट में खास तौर पर देखना चाहेंगे और उम्मीद है कि इस पर कुछ ना कुछ बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। और साथ ही क्योंकि जिस सरप्राइज या फिर हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसे चौंकाने वाले योजनाएं भी सामने आ सकती है, उसमें लगातार ये भी बात
जो मैं अखबारों के माध्यम से पढ़ पा रही हूँ, यहाँ पे जो विश्लेषक हैं उनका ये मानना है कि कैपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर में लगातार बढ़ोतरी की बात होती है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं ना कहीं देश की आर्थिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। उसमें क्योंकि आप तो इतने वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार हैं, उस लिहाज से कैपिटल एक्सपेंडिचर जो एक उसका जेस्टेशन टाइम पीरियड भले ही लंबा हो, लेकिन आर्थिक तस्वीर बदलने में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। अगर आप पिछले 5 सालों का हिसाब किताब देखिए तो जहां पे हम 3 लाख 4 लाख कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करते थे, अब वो लगभग 13 लाख करोड़ है, जिसमें 10 लाख करोड़ जो है वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर और 3 लाख जो है वो ग्रांट के तौर पर है राज्यों को। तो करीबन 13.5 लाख करोड़ रुपया वित्त वर्ष 2023-24 के लिए है। हम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि जब लक्ष्य जो है वो अभी इमीडिएटली 5 ट्रिलियन डॉलर का जी, है जी। और 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करना है, तो पूंजीगत खर्च आपको और बढ़ाना होगा। देखिए, अमूमन ये कहा जाता है कि बजट में एक बड़ी हिस्सेदारी जो है वो राजस्व की होती है, वो रहेगी, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर में अनुपातिक तौर पर जो बढ़ोतरी हमको देखने को मिलेगी वो सिलसिला इस बजट में भी जारी रहेगा और उम्मीद है कि 15 से 20% तक की बढ़ोतरी जो है वो हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में देखेंगे। और एक चुनौती जो हमेशा आती है, वित्तीय अनुशासन और साथ ही साथ विकास, उस ये जो दो धारी तलवार है, इस पर हमने देखा है कि कई बार जो आर्थिक विश्लेषक है उनका मानना है कि या तो आप वित्तीय अनुशासन को हासिल करें या फिर विकास। तो इसे अब ये तो देखा जाएगा अंतरिम बजट 2024 में क्या कुछ बताया जाता है, लेकिन आने वाले जो पूर्णकालिक बजट की अगर हम बात करें तो उस लिहाज से किस तरह की रूपरेखा कर सकती है तैयार सरकार? देखिए, 2025-26 के लिए पहले से ही 4.5% के राजकोषीय घाटे का लक्ष्य रखा गया है और अगर आप 2023-24 का देखें तो 5.9% का था। हम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि इस वर्ष यानी कि 2024-25 के लिए जो बजट आएगा वहां पर आपका लगभग 5.4% के राजकोषीय घाटे का, ताकि जो वित्तीय अनुशासन जो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट के तहत हमें करना है वो हम 4.5% का लक्ष्य 2 वर्षों में जो है वो हासिल कर सके। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शिशिर साहब, आप इस शो पर आए, आपने अपने विचार हमसे साझा किए। उम्मीद करेंगे कि आपसे बजट में भी मुलाकात होगी अंतरिम बजट 2024 में। बहुत बहुत शुक्रिया सुबह सवेरे जुड़ने के लिए। तो अंतरिम बजट 2024 को हमने कोशिश की आपको बताने की कि ये कैसे पूर्णकालिक बजट से अलग है। तैयार रहिएगा खासतौर पर इकोनॉमी टुडे में, और साथ ही साथ हम इसी तरह से बजट से जुड़ी तमाम जो जानकारियां हैं वो इस पूरे हफ्ते लेकर आएंगे, क्योंकि वक्त अब बहुत कम रह गया है 1 फरवरी के आने में। लेकिन अभी समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़ और इकोनॉमी टुडे। लेकिन ये पाइप चलेगा। फिनोलेक्स पाइप्स, पीढ़ियां बदलेंगी, पाइप नहीं। ये नया भारत है, कभी हंसता कभी हंसाता है, हिसाब का पक्का है। जियो पेपर प्राप्त हुई। इस भारत की अलग ही पहचान है, जुड़े नए भारत से, जियो भारत से। मेरा काम वाइंडिंग का है, रिपेयरिंग का करता हूँ, मजदूरी का लाइन है। अब आज तो मेरा शरीर काम कर रहा है, कल मेरा शरीर नहीं काम करेगा तो मुझे कौन सपोर्ट करेगा? पेंशन नहीं है तो जीवन नहीं है। फिर ये ऐसा है जैसे शरीर के अंदर खून का होना, अगर खून नहीं है तो शरीर बेकार है। एनपीएस में जो मेरी आमदनी है उसमें मैं थोड़ा थोड़ा जमा कर लेता हूँ और मुझे पूरा यकीन भी है कि मेरा बुढ़ापा सही कटेगा पेंशन के थ्रू। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत, और आइए अब रुख करते हैं कारोबार जगत से जुड़ी कुछ और अहम खबरों का, लेकिन अंदाज रहेगा फटाफट। कोलकाता में 11वें अंतर्राष्ट्रीय सामग्री पुनर्चक्रण सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सरकार 2047 तक इस्पात बनाने की प्रक्रिया में स्क्रैप की हिस्सेदारी को 50% तक बढ़ाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। इस्पात मंत्री ने इस्पात निर्माण में स्क्रैप के उपयोग पर जोर दिया, क्योंकि स्क्रैप और अन्य अपशिष्ट उत्पादों के माध्यम से धातु का निर्माण कम प्रदूषणकारी होता है और इसे हरित इस्पात पहल की दिशा में एक कदम भी बताया।
सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का मुनाफा चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही अक्टूबर-दिसंबर में बढ़कर 8,063 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। कंपनी ने शेयर बाजारों को यह जानकारी दी। एक साल पहले 2022-23 की इसी तिमाही में कंपनी को 439 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था। हालांकि चालू वित्त वर्ष की दूसरी सितंबर तिमाही के 12,967 करोड़ रुपए के मुकाबले तीसरी तिमाही का मुनाफा कम हो रहा है। डीजीसीए ने कुछ लंबे मार्गों पर संचालित उड़ानों के संबंध में सुरक्षा मानकों के उल्लंघन के लिए एयरलाइन पर एयर इंडिया पर 1.10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। नियामक ने एक हफ्ते में दूसरी बार एयर इंडिया पर जुर्माना लगाया है। हालांकि एयर इंडिया ने सुरक्षा उल्लंघनों को लेकर डीजीसीए द्वारा लगाए गए जुर्माने पर असहमति जताते हुए कहा है कि हमें इसके खिलाफ अपील करने और इसे नियामक के समक्ष उठाने का अधिकार है। माइक्रोसॉफ्ट ने नया टूल पेश किया है जो यूजर्स को टीम मीटिंग के दौरान ऑडियो और वीडियो सेटिंग्स को तुरंत कंट्रोल करने की सुविधा देगा। नया टूल माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पब्लिक प्रीव्यू के लिए उपलब्ध अपडेट का हिस्सा है। माइक्रोसॉफ्ट ने एक ब्लॉग पोस्ट में कहा, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पब्लिक प्रीव्यू यूजर्स अब टीम मीटिंग्स के दौरान ऑडियो और वीडियो सेटिंग्स को तुरंत एडजस्ट कर सकते हैं। जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड ने सोनी के साथ मर्जर रद्द होने के मामले में सोनी पिक्चर्स के खिलाफ नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल का दरवाजा खटखटाया है। इसके अलावा जी ने इस मामले में सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर में भी आवेदन किया है। कंपनी ने रेगुलेटरी फाइलिंग में बताया कि सिलसिले में एनसीएलटी की मुंबई बेंच में मामला दायर किया गया है और मर्जर को लागू करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है। आईटी समाधान क्षेत्र की कंपनी काफोर्ज वित्त वर्ष 25 के लिए बनाई गई अपनी प्रौद्योगिकी क्षमता का लगभग 40% निवेश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में करने की योजना बना रही है। इसमें आने वाले वर्ष में एआई पर आधारित नवाचार और समाधान शामिल होंगे। नोएडा की कंपनी अपने परिसर में नया क्लाउड ढांचा और एआई स्टूडियो बनाने पर निवेश करने की योजना बना रही है। कोफोर्ज के मुख्य कार्य अधिकारी सुधीर सिंह ने एक दैनिक समाचार पत्र के साथ बातचीत में ये जानकारी दी। तो फिलहाल इकोनॉमी टुडे में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आगे आप देख सकते हैं न्यूज़ एट 10 मेरी सहयोगी भावना के साथ। नमस्कार।